हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, पादप जल संबंध। पिछली वीडियो में अपने विसरण प्रासरण तक ये चैप्टर जो है वो टॉपिक कर लिए थे। इस चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है जीवद्रव्य कुंचन व जीवद्रव्य विकुंचन, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। इस चैप्टर के सभी जितने बाकी टॉपिक्स हैं उनमें से जो 2019 और 2020 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सिर्फ यही एक टॉपिक ऐसा बचा है जिसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। तो इस साल के लिए ये टॉपिक जो है वो अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछली वीडियो में अपने देखा था कि अगर आप किसी पादप कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हो। अति प्रासरी विलयन कौन सा होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। तो जब आप किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हो तो कोशिका रस जो है उसमें से जल के अणु, विलायक के अणु बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। इसी से रिलेटेड है अपना जो आज का टॉपिक है, जीवद्रव्य कुंचन। अगर आप किसी पादप कोशिका को अधिक लंबे समय तक अति प्रासरी विलयन में रखते हैं, अति प्रासरी विलयन कल बताया ही था पिछली वीडियो में, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक हो। जब आप किसी पादप कोशिका को अधिक समय तक अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो जल कोशिका से बाहर निकलने लगता है और लगातार वो बाहर निकलता रहेगा। ऐसा लगातार होता रहेगा जब तो कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो सिकुड़ने लगता है और बिल्कुल एक छोटी सी बिंदु के रूप में एक कोने में या कोशिका के कहीं बीच में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार में कोशिका की जो स्थिति बनती है, जब उसका जीवद्रव्य जो सिकुड़कर एक बिंदु के रूप में कहीं कोने पर या कोशिका में रह जाएगा, इस स्थिति में कोशिका को कहा जाता है जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। इस स्थिति में कोशिका को कहा जाएगा जीवद्रव्य कुंचित कोशिका और इस प्रक्रिया को कहा जाएगा जीवद्रव्य कुंचन। यानी सीधी सी डेफिनेशन है, यदि आप किसी पादप कोशिका को लंबे समय तक अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो उस कोशिका रस में से संपूर्ण जल बाहर आ जाएगा, जिससे उसका जीवद्रव्य जो है वो बिल्कुल एक बिंदु के आकार में उस कोशिका में कहीं कोने पर या उसके बीच में सिकुड़कर आपको दिखाई देगा, जिसे इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब इसमें अपने नेक्स्ट देखते हैं आगे। जीवद्रव्य कुंचन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जब जीवद्रव्य कुंचन होना शुरू होता है, यानी कि जो जीवद्रव्य है वो सिकुड़ना प्रारंभ होता है, उस अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, इनिसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। यानी जब जीवद्रव्य कुंचन अभी शुरू हुआ है, यानी जीवद्रव्य जो है वो बिंदु के आकार का होने लगा है, उस अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। अगर आप इसी स्थिति में जब प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन हो, मतलब जीवद्रव्य कुंचन जो है होना शुरू हुआ है, उस अवस्था में आप उसी कोशिका को अगर आप अल्प प्रासरी विलयन, हाइपरटोनिक, इसको अधोप्रासरी भी बोलते हैं, अल्प प्रासरी विलयन में रख देते हैं, तो अपने देखा था कि जब आप किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका जो है वो फूलने लगती है, क्योंकि उसमें अंतः प्रासरण, एंडोस्मोसिस होने लगता है। तो प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को यदि आप अल्प प्रासरी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सिकड़ा हुआ जीवद्रव्य अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाता है। इसे जीवद्रव्य विकुंचन, डी प्लाज्मोलाइसिस, क्योंकि ये प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन की अपोजिट स्टेज है तो इसलिए इसको जीवद्रव्य विकुंचन अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में कोशिका पुनः स्फीत, टर्जिड हो जाती है। स्फीत होने का मतलब है वो वापिस फूलने लगती है। तो ये दो अपने पास डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट अपने लिए, जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है और जीवद्रव्य विकुंचन क्या होता है। नेक्स्ट अपने एक एक्सपेरिमेंट है जीवद्रव्य कुंचन को लेकर किया गया, जीवद्रव्य कुंचन की प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रदर्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट अपने लिए कि जिस प्रकार इस साल प्रासरण और उसका जो प्रयोग पूछ लिया गया, तो मे भी हो सकता है कि आपसे जीवद्रव्य कुंचन और उसका प्रायोगिक प्रदर्शन जो प्रैक्टिकल है वो पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है एक प्लांट है जिसका नाम है रोहियो डिस्कलर। उसकी पत्ती की जो निचली अधिचरम, क्योंकि पत्ती की जब अपने एनाटॉमी पढ़ी थी पिछले साल तो ये देखा था कि ऊपरी अधिचरम होती है और एक नीचे उसके लोअर एपिडर्मिस होती है और बीच में उसके बाकी जो टिश्यू होते हैं। तो ऊपरी अधिचरम और निचली अधिचरम में से निचली अधिचरम को लेकर उस अधिचरम के दो टुकड़े कर लेते हैं छोटे छोटे।
अब क्योंकि ये रोहियो डिस्कलर की जो अधिचर्म की कोशिकाएं हैं, निचली अधिचर्म की कोशिकाएं, वो बैंगनी रंग की उसमें उपस्थिति दिखाई देती है। बैंगनी रंग का जो उसका साइटोप्लाज्म है वो दिखाई देता है। अब इस अधिचर्म के एपिडर्मिस के जो दो टुकड़े किए, उसको एक को तो रख देते हैं पानी में और दूसरे को रख देते हैं चीनी के घोल में। तो पानी तो अपने को पता है कि जो शुद्ध जब पानी में रखा तो पानी की अणुओं की सांद्रता यहाँ ज्यादा होगी, जबकि उस रोहियो डिस्कलर की अधिचर्म की जो कोशिकाएं हैं उनमें पानी की उपस्थिति या सांद्रता कम होगी। तो यहाँ तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी इस वाले में, तो यहाँ तो अंतः प्रासरण हो जाएगा, यानी जल के अणु जो हैं वो अधिचर्म की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कोशिकाएं जो है वो क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। लेकिन अधिचर्म की जो दूसरी कोशिका है जिसको आपने चीनी के घोल में रखा है, तो चीनी का घोल जो है वो अधिक सांद्र है और प्रासरण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिचर्म कोशिकाओं से जो जल है, उससे जो जल रस है वो बाहर निकलकर जल के अणु जो हैं वो चीनी के घोल में आते रहेंगे। मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर एक्जोस्मोसिस की प्रक्रिया हो जाएगी, बही प्रासरण की प्रक्रिया हो जाएगी। और अगर लंबे समय तक अपने ऐसा रखे रहेंगे इसको, तो फिर वहां पर जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, कुछ समय बाद पानी में रखे अधिचर्म के टुकड़े को निकालकर जब अपने माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी कोशिकाएं अपने को फूली हुई दिखाई देती है। लेकिन जब चीनी के घोल में रखे अधिचर्म के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोशिकाओं के बिल्कुल मध्य में बैंगनी रंग का एक संकुचित जीवद्रव्य दिखाई देता है। क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या हो गया, क्योंकि जो चीनी का घोल था वो कैसा घोल था, वो अति प्रासरी विलयन की तरह काम किया उसने, और अति प्रासरी विलयन की तरह काम करने से वहां पर जीव द्रव्य का कुंचन हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। और ये प्रक्रिया जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, जीव द्रव्य कुंचन को प्रदर्शित करती है। अब अगर ये जीव द्रव्य कुंचन करने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको वापिस से अपने किस में रख दें, शुद्ध जल में रख दें, लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि वो जीव द्रव्य कुंचन जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होना चाहिए, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की कंडीशन में होना चाहिए, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन की अवस्था में होना चाहिए। इन कोशिकाओं को अगर वापिस आप शुद्ध में जल में रखते हो तो फिर वापिस से इनमें एंडोस्मोसिस या अतः प्रासरण की प्रक्रिया हो जाएगी और ये कोशिकाएं वापिस से क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और इसे कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो रोहियो डिस्कलर नामक के प्लांट पर किया जाता है प्रैक्टिकली, इसको प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस को बताने के लिए। तो ये टॉपिक अपने लिए इस साल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। कोई भी पादप कोशिका उसमें किस किस प्रकार के जो दाब है वो उत्पन्न होते हैं उनके बारे में, और फिर उनके बीच क्या संबंध होता है इसके बारे में अपने इस आगे जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो दाब अपने पास वो है प्रासरण दाब। एक तो विसरण दाब होता है। विसरण दाब सिंपल सी डेफिनेशन है, पीछे भी बताया था वीडियो में कि कोई भी सब्सटेंस जो पदार्थ जो है, गैस के अणु है या द्रव है, जब वो विसरित हो रहा है तो जिस सतह पर वो दाब डालेगा तो उसको विसरण दाब कहा जाता है। तो सबसे पहला अपने पास जो प्रेशर है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी कहते हैं इसको, प्रासरण दाब। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब थिसेल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थिसेल की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने, तो मैंने बताया था कि जब नीचे वाली जो पॉर्चमेंट मेम्ब्रेन थी उसमें से जल के अणु जब प्रवेश कर रहे थे, तो अगर आप ऊपर से कोई प्रेशर लगाओ जिससे वो जल के अणु उसमें प्रवेश न कर सकें तो उस दाब को कहा जाता है प्रासरण दाब। तो देखिए, वह दाब जो जल या विलायक के अणुओं को एसपीएम के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रासरण दाब कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये आपके पास दो कोशिकाएं हैं, इनके बीच में ये एसपीएम है और यहाँ जो है ये अधिक सांद्रता है और यहाँ जो है वो कम सांद्रता है। तो आपको पता है कि जल के इस विलयन में जब सांद्रता कम है, इस विलयन में सांद्रता अधिक है, तो जल के विलायक के अणु जो हैं वो कम सांद्रता से इसकी और एसपीएम के थ्रू क्या करेंगे, गति करेंगे। लेकिन अगर आप इधर वाली सेल में कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट लगाते हो, ऐसा दबाव लगाते हो जिससे इधर से जल के अणु इधर ना प्रवेश कर पाए, तो उस दाब को कहा जाता है कौन सा दाब, प्रासरण दाब। यानी जो विलायक के अणुओं के प्रवेश को एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा दूसरी ओर घोल में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है, तो उस दाब को कहा जाता है प्रासरण दाब। अब यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, प्रासरण दाब जो होता है
ये विलयन में विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, क्योंकि अगर विलयन में जितने विलय के अणु होंगे तो आपको उसमें विलायक के अणुओं को रोकने के लिए उतना ही अधिक क्या लगाना पड़ेगा, प्रासरण दाब लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो सांद्र विलयन होगा तो उसमें जल के अणु प्रवेश जो करेंगे अधिक सांद्र में, तो उसमें विलय के अणुओं की जैसे जैसे संख्या ज्यादा है तो वहां पर विलायक के अणुओं को प्रवेश को रोकने के लिए प्रासरण दाब का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रासरण दाब जो है वो विलयन में विलय के अणुओं की संख्या के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। नेक्स्ट जो दाब है अपने पास स्टडी करना है अपने को, वो दो दाब हैं अपने पास। सबसे पहला इसमें से एक स्फीति दाब है जिसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं टीपी, और दूसरा है बीती दाब, वॉल प्रेशर बोलते हैं इसको। तो देखिए टर्गर प्रेशर या टीपी या स्फीति दाब क्या है। जब आप किसी पादप कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखते हैं तो अपने को पता है कि उसमें एंडोस्मोसिस होता है, अंतः परासरण होता है, जिसके कारण जो कोशिका है वो फूलने लगती है और फूलने से उसका आयतन जो है वो बढ़ने लगता है। अब क्योंकि अपने जानते हैं कि पादप कोशिका जब फूलने लगेगी तो पादप कोशिका के ऊपर दो तरह की कवरिंग होती है, एक उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है और उसके बाहर सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है। तो जब कोशिका फूलेगी, टर्गर होगी, टर्जित अवस्था में आएगी, तो उसकी जो कोशिका झिल्ली है वो बाहर की ओर स्थित कोशिका भित्ति पर दबाव डालेगी। फिर से सुनिए, जब आप किसी कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखते हैं जिससे कोशिका में एंडोस्मोसिस होगा, अंतः प्रासरण होगा, जल के अणु अंदर प्रवेश करेंगे, इससे कोशिका फूलेगी। कोशिका के फूलने से क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो है वो बाहर की ओर स्थित कोशिका भित्ति पर दाब डालेगी। इस दाब को कहा जाता है स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर। पादप कोशिका में अंतःप्रासरण के कारण कोशिका का आयतन बढ़ता है, जिससे कोशिका की कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर, क्योंकि ये दाब अंदर से बाहर की ओर लग रहा है तो ये अपकेंद्रीय दिशा में लग रहा है, दाब डालती है, जिसे स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर ये दो जब अपने संबंध करेंगे इन दाबों के बीच तो ये वहाँ काम आएंगे, तो ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई कोशिका पूर्ण सफीत है, पूर्ण सफीत का मतलब है कि कोशिका पूरी जितना उसने फूल सकती थी वो कोशिका उतनी वो फूली हुई है, तो उस अवस्था में सबसे ज्यादा दाब होगा जो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर डाल रही होगी। क्योंकि अपने सिंपल देखें, जब कोशिका पूरी फूली हुई है तो उस समय में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर जो दाब डाल रही होगी टीपी, वो मैक्सिमम होगा। तो पूर्ण सफीत कोशिका के लिए टीपी का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर कोशिका फ्लैसिड है, पूर्ण स्लत कोशिका है, स्लत मतलब पिचकी हुई कोशिका है, तो अगर कोशिका पिचकी हुई है तो उस समय में टीपी का मान 0 होगा, क्योंकि उस कंडीशन में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर किसी प्रकार का दाब नहीं डाल रही होगी। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन जो लास्ट में लिखी हुई है, पूर्ण स्लत कोशिका के लिए, कंप्लीट फ्लैसिड सेल के लिए टीपी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ये अपने को यहाँ याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास वॉल प्रेशर बचा, सफीद दाब अपने कर चुके हैं। तो आपको पता है कि जब पादप कोशिका फूलती है तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब डालती है, लेकिन अगर कोशिका झिल्ली सिर्फ कोशिका भित्ति पर ही दाब डालती रहेगी तो इससे कोशिका जो है वो फट जाएगी, कोशिका अपना आकार जो है वो सहन नहीं कर पाएगी, जिससे वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए कोशिका भित्ति जो है वो वापिस किस पर दाब डालती है, कोशिका झिल्ली। जैसे फिजिक्स में आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ते हो ना, वैसे ही तो कोशिका झिल्ली पर कोशिका भित्ति द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, भित्ति दाब कहलाता है। तो पादप कोशिका की स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर डाला गया दाब भित्ति दाब कहलाता है। इससे सेल जो है वो फटने से बच जाती है। तो ये डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आता है अगला जो दाब है वो है विसरण दाब न्यूनता, इसको डीपीडी कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट बोलते हैं इसको। तो विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, सुनिए ध्यान से। शुद्ध जल का, प्योर वाटर जो है, प्योर सॉल्वेंट जो है, उसका विसरण दाब अधिकतम होता है। यानी जितना विसरण जो है वो शुद्ध जल दिखा सकता है, किसी सतह पर दाब डाल सकता है, उससे और अधिक कोई भी नहीं डाल सकता। तो शुद्ध जल का जो विसरण दाब होता है, डीपी होता है, वो अधिकतम होता है। अगर आप उस शुद्ध जल में विलय मिला दो, मतलब क्या बना दो, आप विलयन बना दो। जब आप विलायक में विलय डालते हो तो विलयन बनता है।
अगर आप शुद्ध जल में विलय मिक्स कर दो तो विसरण दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसके कंपैरिजन में विसरण दाब में कमी आ जाती है, वो कम विसरित होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, समान ताप व समान वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब यानी इस वाला विसरण दाब जो है, वह शुद्ध जल के विसरण दाब यानी इस विसरण दाब के बीच का जो अंतर रहता है उसे विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। यानी शुद्ध जल के विसरण दाब और शुद्ध जल में विलय मिलाने पर बने हुए विलयन के विसरण दाब में जो अंतर रहेगा उसे विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी कहा जाता है। इसे चूषण दाब भी कहते हैं, इसे शक्कर प्रेशर एसपी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्षमता है। क्योंकि विलयन की सांद्रता जब ज्यादा होगी तो उसमें विलायक के अणु क्या होंगे, प्रवेश करेंगे। तो ये विलयन की विलायक को अवशोषित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अब डीपीडी की वैल्यू अगर अपने देखें तो इसको आगे अपने प्रूफ भी करेंगे। अगर कोशिका पूर्ण स्लथ है, पूर्ण स्लथ का मतलब है कि वो पिचकी हुई कोशिका है, तो जब पिचकी हुई कोशिका है तो इसका मतलब उसके अंदर विलायक के अणु जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में उस समय क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। तो पूर्ण स्लथ कोशिका के लिए डीपीडी की जो वैल्यू होती है इसको मैक्सिमम कहा जाता है, ये मैक्सिमम होती है। डीपीडी को एक और भी नाम दिया जाता है, डीपीडी को डिमांड ऑफ वाटर भी कहा जाता है, जल की मांग। ठीक है, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, डीपीडी को डिमांड ऑफ वाटर भी कहा जाता है। क्योंकि किसी भी कोशिका की जो डीपीडी का मान होगा वो जल की मांग को दर्शाएगा। अगर डीपीडी की वैल्यू कम है तो इसका मतलब कोशिका के पास जल की कमी नहीं है। अगर डीपीडी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब कोशिका के पास जल की क्या है, कमी है। पूर्ण सफेद कोशिका, पूर्ण सफेद का मतलब है पूरी फूली हुई कोशिका के लिए डीपीडी की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। इसको अपने सिंपली भी समझ सकते हैं, जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई है मतलब उसमें जल या विलायक के अणुओं ने प्रवेश कर रखा है पहले से ही, तो उस कोशिका को अब जल की कोई आवश्यकता अतिरिक्त मात्रा में और नहीं है। तो फिर डीपीडी का मान उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो दाब पड़े अपने विभिन्न दाबों में परस्पर संबंध, तो ये संबंध देख सकते हो आप। सबसे पहला जो संबंध है वो दिया हुआ है डीपीडी, ओपी एंड टीपी में। ये क्वेश्चन आरबीएससी 2019 के एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा चुका है। डीपीडी, ओपी व टीपी में संबंध बताओ। तो अगर कोई सामान्य कोशिका है जो ना पूरी फूली हुई है ना ही फ्लैसिड है, स्लथ है, सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी और टीपी में ये संबंध होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यानी प्रासरण दाब व स्फीत दाब के अंतर को क्या कहा जाता है, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये तो बात हुई कौन सी कोशिका के लिए, सामान्य कोशिका के लिए। अब अपने बात करें, अगर कोशिका पूर्ण रूप से फ्लैसिड है, पूर्ण रूप से स्लथ कोशिका है, पिचकी हुई है, तो उसके लिए इसी फॉर्मूले से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि पीछे पीछे मैंने आपको बताया था जब अपने ट्रिगर प्रेशर कर रहे थे कि अगर कोशिका पिचकी हुई होगी तो उसकी कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर किसी प्रकार का दाब नहीं डाल रही होगी, मतलब उस स्थिति में उसके लिए टीपी का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर आप इसकी जगह शून्य रख दोगे तो ये कट हो गया इतना पार्ट, तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो गया, ओपी हो गया। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है पूर्ण सफेद कोशिका के लिए, यानी पूर्ण रूप से जो फूली हुई कोशिका है। अब आप एक बात सोचिए, जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई है तो इसका मतलब अब उसके अंदर विलायक के अणु प्रवेश नहीं कर सकते। अब विलायक के अणु अगर एसपीएम के थ्रू, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी कोशिका में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि उस कोशिका के अंदर प्रासरण दाब जो है वो उस कंडीशन में मैक्सिमम काम कर रहा है। क्योंकि किसी भी कोशिका में विलायक के अणुओं के प्रवेश को एसपीएम के द्वारा रोकने के लिए जो दाब लगता है उसको बोलते हैं अपने प्रासरण दाब। तो उस स्थिति में उसमें ओपी का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जब कोशिका पूर्ण रूप से फूली हुई है तो उस स्थिति में अभी पीछे बताया था कि उस स्थिति में कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर जो दाब डाल रही होगी, जिसको आपने टीपी बोला था, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए ओपी की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब की वैल्यू, और टर्गर प्रेशर की वैल्यू यानी
सफीद दाब की वैल्यू एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। तो पूर्ण सफीद कोशिका में जब ओपी और टीपी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला जब एक दूसरे के बराबर होंगे, तो फिर डीपीडी की वैल्यू कितनी आएगी, डीपीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये मान अपने को पता होने चाहिए। इस सामान्य कोशिका के लिए क्या संबंध है, पूर्ण स्लत कोशिका के लिए क्या संबंध है, और पूर्ण सफीद कोशिका के लिए इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर का अपने एक टॉपिक बचा है अभी आगे, वाटर पोटेंशियल, जल विभव की अवधारणा, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।